देश में जो मौजूदा इस वक्त आंकड़े हैं, जो हालात हैं, वो आपको बताते हैं कोरोना के इस वक्त कितने एक्टिव केसेस हैं। और ये देखिए, देश में कोरोना के अब तक 14,378 संक्रमित केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 480 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक जो ताजा अपडेट है कोरोना को लेकर, वो आपको बता रहे हैं 1993 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है और एक अच्छी बात है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर शुरू से ही सबसे ज्यादा संख्या देखी जा रही है। 3,323 लोग यहां संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश में 69 तक पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। और अब आपको दिखाते हैं कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत। अंजना ओम कश्यप के सवाल और हर्षवर्धन के जवाब। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग एक निर्णायक मोड़ पर है और इसी निर्णायक मोड़ पर इस देश को तय करना है कि किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा। इस पर चर्चा करने के लिए भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बेहतर कौन हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वागत है आपका आज तक पर। कि जब तक वैक्सीन नहीं बनता कोरोना के खिलाफ, ये लॉकडाउन ही सामाजिक वैक्सीन है। अंजना जी, पीएम ने तो बिल्कुल ठीक ही कहा है। वो इस लड़ाई को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, फ्रंट से लड़ रहे हैं और पहले ही दिन से वो कोरोना वायरस की डिटेल्स को भी वैज्ञानिकों की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि लड़ाई लंबी भी हो सकती है। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में मैं भी कहना चाहूँगा कि वायरस का जन्म अभी 3-4 महीने पहले हुआ है और जन्म से लेकर अभी तक तो वो सारी दुनिया को उसने, जिसे कहते हैं, घोर तकलीफ दी है। और अभी इसका जो विरुलेंस है, कितने लंबे समय तक रहेगा, ये आज कहना बहुत मुश्किल है। वायरस के खिलाफ अभी कोई दवाई, अभी कोई वैक्सीन जो है सारी दुनिया ढूंढ नहीं पाई है। लेकिन जितना हमने इतने समय में प्रधानमंत्री जी को समझा है, वो जो भी देश के हित में होता है, कठोर से कठोर निर्णय लेने में ज़रा भी 1 मिनट की भी देरी नहीं करते। इसलिए हमने जनता कर्फ्यू भी देखा, इसलिए हमने लॉकडाउन भी देखा। और अभी मैं ये मानता हूँ कि कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ अगर हमारे पास कोई सबसे बड़ा हथियार है इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, जब तक कि एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया वैक्सीन नहीं बना पाती, तो वो केवल सोशल डिस्टेंसिंग और आज के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन है। इसलिए मैंने इसको एक संज्ञा दी है सोशल वैक्सीन की। सारे समाज की, सारे देश की, सारे दुनिया की अगर रक्षा आज कोविड-19 से करनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, इन दोनों को जोड़कर हमको इस सोशल वैक्सीन का आदर करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो शायद हम अपने दुनिया के अधिकांश लोगों को, अपने देश के अधिकांश लोगों को इस वायरस से बचा पाएंगे। लेकिन इन सबके बीच डॉक्टर हर्षवर्धन, पिछले 9 से 10 दिनों में लगातार केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक पीरियड था 10 दिन का जब 4500 मामले सामने आए। कितनी बड़ी चुनौती है, बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप हालात पर क्या कहेंगे? कैसे देश इस वक्त आश्वस्त रहे कि स्थिति नियंत्रण में है? देखिए अंजना जी, जहां तक चुनौती का प्रश्न है, मैंने इसको चुनौती के रूप में उसी दिन लिया था जिस दिन मुझे इस बात की जानकारी मिली थी कि चाइना में कोरोना वायरस आया है और उन्होंने दुनिया को इसकी जानकारी दी है। और सबसे पहले 8 जनवरी को अगर दुनिया के अंदर किसी देश ने इस वायरस के संदर्भ में अपने टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप में मीटिंग की तो भारत ने की थी। मेरे लिए ये उस दिन भी चुनौती था, आज भी चुनौती है। लेकिन मैं अपने देश के सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चुनौती हो सकती है, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है। और बहुत विश्वास से मैं ये कह सकता हूँ कि भारत ने अपनी संपूर्ण तैयारी की है। आज हमारा जो एनिमी है, दुश्मन है कोविड-19, वो देश में कहाँ कहाँ पर है
कौन कौन से स्टेट्स में है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, किस मात्रा में है और उसके खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हमें क्या क्या करना है, वो सब की जानकारी हमारे पास है। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे जो योद्धा हैं जी। हमारे सर्विलेंस ऑफिसर्स हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे सभी जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, ये सारे देश में पूरी गहराई और गंभीरता के साथ, पूरे मेटिकुलस प्रिसीजन के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और आज अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के आंकड़े आज दुनिया में सबसे कम हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों पर हमारे यहाँ पर 4.7 लोग प्रभावित हुए कोरोना वायरस से। यही संख्या 1 मिलियन पर स्पेन में 3,262 है, इटली में 2,376 है, जर्मनी में 1,369 है, फ्रांस में 1,288 है, साउथ कोरिया में 202 है और जापान में भी लगभग 37 है और हमारे यहाँ केवल 4.7 लोग 10 लाख में। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों में अगर चिंता है डॉक्टर हर्षवर्धन तो वो इस बात को लेकर है क्योंकि कई हलकों से, चाहे वो आईसीएमआर हो, हालांकि बाद में बोलने के बाद उन्होंने उसको विथड्रॉ कर लिया, पंजाब सरकार ने भी कहा, उन्होंने भी विथड्रॉ कर लिया। जिस शब्दों से लोग सबसे ज्यादा इस वक्त डर रहे हैं वो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी स्टेज 3। आपकी मंत्रालय की तरफ से यह बार बार स्पष्ट किया गया है कि नहीं, कम्युनिटी संक्रमण अभी नहीं हो रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह? कैसे आप इस तरह से आश्वस्त हैं कि कम्युनिटी संक्रमण नहीं हो रहा है? क्या एक एक केस का जो हिस्ट्री है, सफर है, ट्रैवल हिस्ट्री देखकर ये एस्टैब्लिश हो गया है कि उसका ट्रैवल हिस्ट्री रहा है विदेश का, या ऐसे व्यक्ति से वो संपर्क में आया है? इस संदर्भ में सभी संबंधित पक्षों ने औपचारिक तौर पर कई बार देश को बताया है। मैंने भी, जब भी मुझसे ये प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में विश्लेषण करता हूँ सारी परिस्थितियों का, सारे डाटाज का, मैंने भी बार बार कहा है कि भारत स्टेज 2 में है और स्टेज 3 में मुझे लगता नहीं कि उसके जाने की कोई संभावना है। आज भी 400 से ज़्यादा देश के डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ कोई केस हुआ ही नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ की 1 से 5 के बीच में केसेस हैं और लगभग 142 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें या तो 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस हैं। इनको भी हमने सारे देश में जो है अच्छी तरह से लोकलाइज किया हुआ है, हमें इसके बारे में डिटेल्ड रणनीति पता है। इसलिए कुछ केसेस के आधार पर जिनके बारे में कभी भी जो है श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि उनका कौन कांटेक्ट था, कौन कांटेक्ट नहीं था, इतने बड़े देश में मामूली नंबर ऑफ केसेस जिनकी कांटेक्ट की हिस्ट्री हम ट्रेस नहीं कर पाए, उसके आधार पर कभी ये नहीं कहा जा सकता कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। मैं पूरे विश्वास के साथ देश को ये कहना चाहता हूँ कि भारत में आज की तारीख तक कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है और मुझे ये भी कॉन्फिडेंस है कि शायद जिस प्रकार की तैयारी के साथ हम सब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन आने वाले समय में भी नहीं होगा। लेकिन एक जो स्ट्रैटेजी बन रही है, जो हमने दिल्ली में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, मैं उस पर आना चाहती हूँ। हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके, चिन्हित करके वहां पर 100% लॉकडाउन, सीलिंग की स्ट्रैटेजी, आपको लगता है कि यही कारगर अब होगा कोरोना से फाइट में, और कैसे? इन हॉटस्पॉट्स के बारे में बहुत क्लियरली हमारे माइंड में पिक्चर है कि 82 हॉटस्पॉट्स किस प्रकार के हैं, 62 हॉटस्पॉट्स करीब किस प्रकार के हैं, जहां 15 से ज़्यादा केसेस हैं, जहां 15 से कम केसेस हैं, और वहां पर एक प्रकार से डिजीज़ आउटब्रेक कंटेनमेंट या फिर क्लस्टर कंटेनमेंट की ये स्ट्रैटेजीज़ जो है बहुत विस्तार से लागू की जा रही हैं। अब अगर यहाँ पर हम लॉकडाउन की जो सफलता है उसको सुनिश्चित नहीं करेंगे
तो शायद ये जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज हैं ये भी सफल नहीं होंगी। जहाँ पर लोग डिसिप्लिन्ड वे में लॉकडाउन का आदर नहीं कर रहे हैं, वहाँ फोर्सफुली जो है इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश देश की सरकारें कर रही हैं। इस संदर्भ में उनके प्रयास ये सराहनीय है। लोगों से भी मेरी देश के हाथ जोड़कर अपील है कि प्लीज़ अपने घर में बने रहिए, लॉकडाउन का आदर करिए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में एक भी केस नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केस आपके डिस्ट्रिक्ट में कभी आ नहीं सकता। इसलिए हमारा सरकार के नाते ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि देश के 400 के करीब ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ एक भी केस नहीं आया, पहले हमें उनको भी सुरक्षित रखना है और जहाँ बीमारी आ गई है वहाँ उसका इफेक्टिव कंटेनमेंट करना है। इसलिए लॉकडाउन तो हमारे लिए सोशल वैक्सीन की तरह काम करेगी ही। जी, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, आप खुद एक डॉक्टर है डॉक्टर साहब, और सवाल यही है कि एक तरफ कंटेनमेंट, लॉकडाउन यानी रोकथाम और लॉकडाउन दोनों जरूरी है, तो दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया जैसे मुल्क भी गवाह हैं इस बात के कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ दिन पहले तक 1 मिलियन में 95 टेस्ट हो रहे थे, रैपिड टेस्टिंग किट्स मंगाए गए हैं और उन सब के जरिए अब आप टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। टेस्टिंग को इफेक्टिव बढ़ाने के लिए देश क्या कर रहा है, ये लोगों की इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री टेस्टिंग हो। क्या फ्री टेस्टिंग पर सरकार विचार कर रही है, खासतौर पर जो प्राइवेट कंपनीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, टेस्टिंग के बारे में बहुत सारी चर्चा देश में हुई है। मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। अब से कुछ वर्ष पहले तक वायरस के लिए टेस्ट, उसका स्वाब या उसके लिए सैंपल, ये अमेरिका जाता था। अभी कोविड आने के बाद हमने हमारी एक प्रतिष्ठित लैब NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उस एक लैब से अपनी लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को 200 से ऊपर हम लेकर गए हैं। 150 से ज़्यादा हमारी सरकारी लैब्स और 60 से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की लैब्स ये हमने स्थापित की हैं। 16,000 से ज़्यादा जो है देश भर में कलेक्शन सेंटर्स हैं इन लैब्स के। और अभी इस लैब्स की फैसिलिटी को भी ऑगमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने देश के सभी अपने प्रतिष्ठित जो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, जो पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड हैं, उनको नोडल सेंटर बनाया है। उनके डायरेक्टर्स को, उनके जो पैथोलॉजी, वायरोलॉजी के जो हेड्स हैं, उन लोगों को कहा है कि वो देश के सभी मेडिकल कॉलेजेस से संपर्क करें और प्रोएक्टिवली हर मेडिकल कॉलेज में इसकी फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए प्रयास करें। और उन फैसिलिटीज़ को क्रिएट करने के लिए जिस जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी वो सब कुछ भारत सरकार करेगा। लैब के अंदर किस मरीज़ का टेस्ट होना चाहिए, इसके बारे में एक विस्तृत स्ट्रैटेजी, विस्तृत गाइडलाइन, विस्तृत क्राइटेरिया है, जिसको हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, हमारे क्लिनिशियंस ने, सब ने मिलकर तय किया। उसको वैलिडेट किया एक्सपर्ट्स ने, और आज हमारा WHO भी उसको वैलिडेट कर रहा है। हमारा रीजनल जो WHO का साउथ ईस्ट एशिया का ऑफिस है, उसने भी उसको एप्रिशिएट किया है कि हमने कितनी तेज़ी से अपनी जो लैब की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को रैंप अप किया है। मास्क अनिवार्य, मास्क जरूरी हो गया, लेकिन एक सवाल छूट गया था डॉक्टर साहब जो मैं पूछना चाह रही थी। आइसोलेशन वार्ड्स, क्या पर्याप्त तैयारी है पूरे देश के आंकड़े से, पूरे देश के नजरिए से अगर आप तस्वीर बताएं? क्योंकि अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो आइसोलेशन वार्ड्स की जरूरत होगी। कई जगहों से तस्वीर आई कि बहुत अच्छे से इंतजाम नहीं है, कुछ ऐसी खबरें भी आई। आइसोलेशन वार्ड्स पर कैसी तैयारी है देश में इस वक्त? हमने आने वाले समय के लिए देश में कोविड के मरीजों के लिए ही कुछ अस्पतालों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। अभी ये संख्या हर रोज़ बदलती रहती है, हर रोज़ बेटर होती है पिछले दिन से। अभी जितनी लेटेस्ट मेरे पास जानकारी है, ये संख्या इस समय लगभग 586 है। 2 लाख के करीब हमने आइसोलेशन बेड्स
ये इन कोविड अस्पतालों में और बाकी जो है देश में सुरक्षित रखे हुए हैं इस प्रकार के मरीज़ों के लिए। लगभग 50,000 आईसीयू के बेड्स जो है हमने सुरक्षित रखे हैं इन मरीज़ों के लिए। इसके साथ साथ रेलवेज़ ने भी लगभग अपने 2,500 कोचेज़ में 40,000 आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था की है। सारे देश में जितने भी हमारे भारत सरकार के विभिन्न विभाग हैं, हमारे पीएसयूज़ हैं और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, सब जगह पर एक व्यापक व्यवस्था इस नाते की गई है। जो माइल्ड केसेस हैं जिनकी संख्या लगभग 80% रहती है, जिनमें एक साधारण रूटीन सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए भी हमारी योजना है कि उनको हम किस प्रकार से हॉस्टल्स में, होटल्स में, स्टेडियम्स में, गेस्ट हाउसेस इत्यादि में रखेंगे, जहां मिनिमम मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था करनी होगी। बाकी जो 20% मरीज़ हैं जिनको आईसीयू की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, उनके लिए ये डेडिकेटेड अस्पताल हैं। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि आपकी बातों से लोगों की उम्मीद बढ़ेगी। एक तो स्वास्थ्य मंत्री आप देश के, ऊपर से खुद एक डॉक्टर, इन सब के बीच ये सवाल कि कैसे ये देश, ये मुल्क आगे बढ़े कोरोना के खिलाफ इस जंग में। धन्यवाद सर आपका। स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन गया है। हम इंदौर की बात कर रहे हैं, जहां कोरोना से बेकाबू हालात को संभालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में सन्नाटा पसरा है, कई इलाके सील हैं, सड़कें सुनसान हैं, गलियों में आवाजाही बंद है, लेकिन कोरोना फुल स्पीड में है। मरीजों की तादाद हर दिन बढ़ रही है। महामारी की स्पीड ऐसी कि सरकार से लेकर प्रशासन तक सब अवाक है। कुछ अस्पताल बंद हो गए थे या होने की कगार पे थे, उसको भी हम लोगों ने चालू करा दिया है। कई जगह बोर्ड लगा दिए थे लोगों ने कि कोरोना वायरस की वजह से बंद है, उनको भी सख्ती से चालू कराया है और लोगों को बोला है कि आज जनता को सेवा की आवश्यकता है, आज करना बाध्यकारी है इनके लिए। उसमें भी आदेश जारी किए हैं। धीरे धीरे अस्पताल की मैनेजमेंट जो ग्रीन अस्पतालों का है, क्योंकि मरीज कोविड से ज़्यादा अन्य श्रेणी के मरीज 90% से अधिक जो है कोविड से भिन्न पेशेंट मरीज रहते हैं, उनकी भी चिंता हम लोगों को करनी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,308 हो गए हैं। उनमें से अकेले इंदौर में मरीजों की संख्या 842 है, जहां पूरे मध्य प्रदेश में 57 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, जिनमें सिर्फ इंदौर के 47 लोग शामिल हैं। जितने भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क कोरोना संभावित पेशेंट्स हैं या संभावित व्यक्ति हैं, उन सबका इंडिविजुअल वही 3,000 लोग क्वारंटाइन में हैं हम लोगों के। उन्हीं की सैंपलिंग की थी हम लोगों ने, और अब हमारे पास में हाई रिस्क कॉन्टैक्ट से बहुत ज़्यादा संख्या ऐसी है नहीं जिसको हम आइडेंटिफाई करें। हमारे जो भी डेथ रेट थे कब्रिस्तानों के, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए हैं। जो हमारे येलो पेशेंट्स ओपीडी में जा रहे थे येलो अस्पतालों में, उसमें संख्या में बहुत कमी आई है और थोड़ा कंफर्टेबल स्थिति शहर की हुई है। इंदौर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है, लिहाजा महामारी को काबू में करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। पूरे शहर को 11 सेक्टर में बांटा गया है। शहर में 10 लाख पर 2,000 की सैंपल टेस्टिंग कराई जा रही है। साथ ही शहर में सघन सर्वे पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी तक 10 लाख व्यक्तियों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। अभी हर रोज 500 टेस्टिंग कराई जा रही है। इंदौर में रेड कैटेगरी के 1700, येलो कैटेगरी के 1300 बेड हैं। मैरिज गार्डन, होटल और हॉस्टल को कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इंदौर प्रशासन ने ओला के साथ चलने वाली टैक्सियों को एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इन तमाम कोशिशों के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों ने सैकड़ों सवाल भी खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि स्मार्ट सिटी और क्लीन सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर, जिसे स्वच्छता अभियान के तहत 3 बार अवार्ड मिले हों, आखिर कोरोना की नजर में कैसे चढ़ गया। शहर के कलेक्टर की माने तो कोरोना एयरपोर्ट के रास्ते दाखिल हुआ। मेरा ही मानना है कि एयरपोर्ट के जो यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रॉपर होना, उनका होम क्वारंटाइन सख्ती से कराना। जो भी लोग थे 5-6 हज़ार लोग, उनका सख्ती से होम क्वारंटाइन होता तो उनको अगर कहीं बाहर की जो फ्लाइट्स आ रही हैं, उनसे जो मेंबर्स आ रहे हैं वो कहीं शहर में ना घूमें। मेन तो फ्लाइट से ही आया, एयरपोर्ट के माध्यम से ही आया है पूरा ये। मतलब ये कि कोरोना को रोकने के लिए स्क्रीनिंग वक्त पर शुरू नहीं हुई, और जब हुई भी तो ठीक से नहीं की गई।
कोरोना संक्रमित मरीज शहर में आते गए और मामला बढ़ता गया। अब तो रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ काबू में हो जाएगा। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। जब पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है, हर मुल्क वायरस से लड़ रहा है, उस वक्त भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले 20 दिनों में वो 15 बार सीज फायर का उल्लंघन कर घुसपैठ की साजिश रच रहा है। हालांकि हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। कोरोना से हम गलियों में लड़ रहे हैं, घरों में लड़ रहे हैं, अस्पताल में लड़ रहे हैं। उसी वक्त सरहद पर हमारी सेना पाकिस्तान से लड़ रही है। पाकिस्तानी सेना आतंक की नई खेप हमारी जमीन पर ढकेलने की फिराक में है। हर रोज नई साजिश, हर रोज नई चाल। 26 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक पाकिस्तान ने 15 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। कहने की जरूरत नहीं कि हर बार फौज ने उसे बुरी तरह सबक सिखाया, लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो गोली और बोली की भाषा से सुधर जाए। न सिर्फ भारत लेकिन पूरी दुनिया इस महामारी से निपट रहा है, इसके खिलाफ लड़ रहा है और बाकियों के देश को मदद करने के लिए हमने मेडिकल टीम भी भेजे हैं। कुवैत में भेजा है, मालदीव्स में भेजा है, नेपाल को हमने दवाइयाँ भेजी है, बाकी देशों को भी हमने मेडिसिन एक्सपोर्ट किए हैं। तो इतनी सारी हम मदद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ टेरर को एक्सपोर्ट कर रहा है। 26 मार्च को पाकिस्तान ने पुंछ और उरी में बिना किसी उकसावे के सीज फायर तोड़ा। 30 मार्च को फिर पुंछ में ही पाकिस्तान ने मोर्टार दागे। 31 मार्च को नौशेरा में गोलीबारी की। 2 अप्रैल को बालाकोट में घुसपैठ की कोशिश करते हुए फायरिंग की। जवाबी गोलीबारी में सेना ने 4 आतंकियों को ढेर किया। 3 अप्रैल को सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ के 2 और सेना के 4 जवान घायल हुए। 6 अप्रैल को पाकिस्तान ने पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन किया। 7 अप्रैल को फिर पाकिस्तान ने हमला किया। जवाबी गोलीबारी में 3 पाकिस्तानी ढेर कर दिए गए। पाकिस्तान की साजिश देखिए, बंदूकों का मुंह रिहायशी इलाके की तरफ मोड़ दिया, निशाना साध कर मोर्टार दागे। इस फायरिंग में कई नागरिक घायल भी हुए, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। 8 अप्रैल को राजौरी में सीज फायर तोड़ा गया। 10 अप्रैल को सेना ने पाकिस्तान के लॉन्च पैड को बर्बाद कर दिया। 12 अप्रैल को पाकिस्तानी फायरिंग में 2 नागरिक घायल हुए, जबकि कई रिहायशी घरों को नुकसान पहुंचा। 14 और 15 अप्रैल को पुंछ और कठुआ में सेना के ठिकानों पर फायरिंग की गई। 16 और 17 अप्रैल को पुंछ और राजौरी के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी आतंकवादी नियंत्रण रेखा से हर दिन भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने पिछले 1 हफ्ते में 15 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। जब पाकिस्तान साजिश रच रहा है, तो उसी वक्त हिंदुस्तान ने अपने यहां फंसे 41 पाकिस्तानियों को लौटने के लिए रास्ता दिया। वाघा बॉर्डर से उनकी वापसी हुई। वायरस की इस जंग में पाकिस्तान के पास एक मौका था कि वो अपनी साजिशों से बाज आए और अपनी छवि को बदलने की तरफ एक गंभीर कदम उठाए, लेकिन लगता है वो ये मौका भी चूक गया। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। इंदौर में कोरोना के खिलाफ जंग कुछ एक कर्मवीरों के कंधों पर टिकी है। ये वो लोग हैं जो दिन रात महामारी से लड़ने में जुटे हुए हैं। इनमें से लगभग सभी ने कई दिनों से अपने घर वालों का चेहरा तक नहीं देखा। ये हैं इंदौर के अपर आयुक्त सोनी। इन पर शहर में गरीब परिवारों के लिए लॉकडाउन के दौरान भोजन पैकेट पहुंचाने और निःशुल्क राशन सामग्री वितरण की जिम्मेदारी है। संकट बड़ा है और चुनौतियां बड़ी है, लिहाजा वो पिछले 10 दिनों से अपने घर नहीं गए हैं, अपनी बेटी का मुंह तक नहीं देखा है, ताकि कोरोना के खिलाफ जंग जीत सके। एक्चुअली देखिए ना, ये बहुत टेम्पररी चीज़ है। ऐसा नहीं कि हम लंबे समय के लिए बाहर हैं। परिवार चूँकि इंदौर में ही कांटेक्ट में रहते हैं और ये बहुत ही प्रायोरिटी वाली चीज़ है, तो दोनों में तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। और मैं और मेरी टीम है ना लगातार कोशिश करती है कि इसको प्रायोरिटी पर रखें। संदीप सोनी की तरह कई अधिकारी हैं जिनके कंधों पर इन दिनों इंदौर में कोरोना से बढ़ते स्पीड को काबू में करने की जिम्मेदारी है।
इस संकट के वक्त इंदौर के इन कोरोना वॉरियर्स को ना परिवार की चिंता है और ना ही किसी और चीज की। उन पर बस एक ही धुन सवार है कि हर हाल में महामारी को हराना है। कोरोना वॉरियर्स की मेहनत और मोर्चाबंदी के बीच सियासत अपनी राह पर है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। सत्ता संभालते ही शिवराज सिंह चौहान के सामने कोरोना संकट मुंह बाए खड़ा हो गया। ऊपर से इंदौर के बढ़ते मामले और विपक्ष के सवाल। लेकिन शिवराज सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। इन्हें पता है कि जो पूछ रहे हैं उन्हें जवाब कैसे मिलेगा। पहले ये रोग काफी फैल चुका था। आश्चर्यजनक रूप से फरवरी और मार्च के महीने में जो मृत्यु का आंकड़ा वहां अधिक हुआ था, मतलब रोग पहले से था, निदान की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई और इसलिए वहां पेशेंट्स एक विशेष इलाके में बढ़े, 3-4 बस्तियों में बढ़े। अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनका 80% से ज्यादा हिस्सा वहीं से आता है। उनके लिए हमने अलग रणनीति बनाई। पहले कई तरह की गलतफहमियां थी, इलाज कराने में कई तरह की बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं को दूर किया और अब सारे इंदौर को एक किया। आंकड़ा जी ये बड़ा इसका मूल कारण है कि सरकार का फेल्यूर मैनेजमेंट। आपने अधिकारी नए भेज दिए, अधिकारी नए भेजे तो टास्क फोर्स बना दिया, कौन उन पे कंट्रोल करेगा कोई स्थिति नहीं है। किट और जो मेडिकल इक्विपमेंट लगने थे उनकी बहुत ज़्यादा कमी हुई। फिर चूंकि राशन की वितरण की व्यवस्था सही नहीं थी तो लोगों में होच पोच रहा और लॉकडाउन का उतना सही तरीके से गरीबों ने पालन नहीं किया। ऐसे कई बद इंतजामी इस सरकार ने की और उसी का नतीजा रहा कि इस इंदौर को उसकी सजा मिली। ये वक्त सियासत का नहीं है बल्कि सबको मिलकर संकट से निजात पाने का है। किसी भी तरह इंदौर से कोरोना को बाहर निकाल फेंकने का है और इसके लिए लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। कुछ दिनों पहले डॉक्टरों पर हमले की तस्वीरों ने पूरे शहर को शर्मसार किया था, लेकिन इंदौर को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो तस्वीरें रिपीट ना हों। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना संक्रमण के बीच कई शहरों ने सड़कों पर गिरे नोटों का अजीबोगरीब इत्तेफाक सामने आया है। झारखंड से लेकर गुजरात तक सड़कों पर नोट मिल रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें इस डर से नहीं हाथ लगा रहा है कि कहीं ये कोरोना फैलाने की साजिश तो नहीं। अलग अलग शहरों पर ऐसी ही खबरों पर यह रिपोर्ट देखिए। 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट सड़क पर बिखरे पड़े मिले तो हड़कंप मच गया। देश ने पहली बार नोट बटोरने का ऐसा अभियान देखा। 10,000 रुपए सड़क पर पड़े होने की खबर लगी तो पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। नगर निगम की टीम भी आ गई, मेडिकल टीम भी तैनात हो गई। फिर शुरू हो गई मुहिम। देखिए कैसे इन नोटों को इकट्ठा किया जा रहा है। एक पुलिस वाला लकड़ी के टुकड़ों की मदद से उठा रहा है तो दूसरा पुलिस वाला पॉलीथीन में उसे रख रहा है। कोई उन नोटों को हाथ से छूने की हिमाकत नहीं कर पा रहा। आखिर ऐसा क्यों है? इन रुपयों को छूने से हर कोई क्यों डर रहा है? ऐसा कौन सा खतरा है इन नोटों में? दरअसल इन नोटों की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कोई अनजान शख्स रुपयों को फेंककर गायब हो गया। जब इलाके के लोगों की नजर इन पर पड़ी तो वो सहम गए। उन्हें डर था कि नोटों को फेंकने वाले ने शायद कोरोना फैलाने के लिए ऐसा किया होगा। इसी डर से नगर निगम के अधिकारी भी नोटों को सैनिटाइज करते नजर आए। ताकि वैसे किसी भी खतरे को टाला जा सके। क्षेत्र में भ्रमण कर रही पुलिस बल को यह सूचना मिली थी कि खातीपुरा धर्मशाला के सामने मुख्य मार्ग पर कुछ नोट पड़े हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जब उक्त नोटों को वहां देखने पर उनका कोई स्वामित्व नहीं प्रकट हुआ तब उन्हें सैनिटाइज करके जब्त किया गया है। उक्त नोट किसी के गिर गए हैं या किसी ने फेंके हैं, इस संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रकरण इस संबंध में जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। इंदौर जैसी घटना झारखंड के रामगढ़ में भी सामने आई। वहां 500-500 के 4 नोट सड़क पर फेंके हुए मिले। यहाँ भी पुलिस ने बड़ी सावधानी से सभी नोटों को उठाया और पॉलीथीन में रखकर अपने साथ ले गई। अफवाह थी कि इन नोटों में किसी कोरोना पीड़ित ने थूक लगाकर फेंका है। फिलहाल पुलिस ने तमाम अफवाहों को बेबुनियाद बताया है। इस बीच सूरत के चांदनी चौक इलाके में भी सड़क पर 500, 200 और 100 के नोटों के पड़े होने की खबर आई।
अब जरा गुजरात के राजकोट की इन तस्वीरों को देखिए। लाल रंग की एक कार से 500 रुपए के नोट उड़ाए गए। पुलिस फिलहाल इस कार की तलाश कर रही है। 4 दिन पहले अलीगढ़ में भी नोट फेंके जाने की खबरें आई। लोगों ने बताया कि बाइक सवार युवकों ने थूक लगाकर नोटों को ऐसे बिखेर दिया और फरार हो गए। 2 बाइक सवार आए और बाइक को स्लो करते हुए उन्होंने नोट निकाल के तो और मुंह में से थूक लगा के यहाँ पे फेंके। इन तमाम घटनाओं का सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल है कि आखिर वो लोग कौन हैं जो ऐसा करके कोरोना का खौफ बढ़ा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।